हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। मेरे पास समय नहीं हो रहा है, मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा कुछ ऑफिस का काम ज़्यादा बढ़ गया है, मैं बस शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ। और आज मैं एक शॉर्ट्स डालूँगी जिसमें मैंने अपनी आवाज़ में गाना गाया है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वॉइस तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो मेरे पास टाइम इतना नहीं हो रहा है मैं इसी में टाइम दे पाऊँ, और उसमें मुझे प्रॉपर वर्क करना होगा। बिल्कुल चैनल खोलने से ही काम नहीं होता है, सच में बहुत मेहनत होती है। और यूट्यूब चलाना या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी लोग चलाते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, ये बहुत हार्ड वर्क है। प्लीज़ कोई इसे इजी ना समझे या मजाक के तौर पे ना ले कि जो यूट्यूब में डाल रहे वीडियो, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत हार्ड वर्क जैसा है, एक तरह का जॉब है। जिस तरह आप जॉब करते हो उसमें हम 8-9 घंटे की शिफ्ट करते हैं, हमें प्रॉपर अपना देना होता है काम, तब जाके हमें पैसे आते हैं। तो उसी तरह इसमें भी है। आप अगर, हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब में कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस टैलेंट के थ्रू पैसे कमा सकते हो। चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे जो हो, इतना तो अपॉर्चुनिटी फ्री में कोई नहीं देता है। तो थैंक्स टू यूट्यूब, बहुत अच्छा काम कर रहा है यूट्यूब, और मैं बहुत खुश हूँ यूट्यूब के। मैं अभी तक इतना जानती नहीं थी जब तक मैंने चैनल नहीं खोला था। मेरा एक चैनल पुराना था, मैं इतना डीपली काम नहीं कर पाई उस पर, तो चैनल पुराना होगा बोल के वो एक तरह से डीएक्टिवेट ही हो गया, तो मैंने फिर नया खोला। और अब मैं बहुत डीपली इसको जान पा रही हूँ कि इसमें कितना हार्ड वर्क है, और ये बिल्कुल मजाक की चीज़ नहीं है। और मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर कुछ होना होगा तो ज़रूर होगा, नहीं भी होगा तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ सबसे बात करके, मिलके। और मैं व्यूज़ जब देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। व्यूज़ देखने के लिए मैं बहुत ही छटपट रहती हूँ। रोज़ हर दिन व्यूज़ बढ़ते हैं ना, तो सच में बहुत खुशी लगती है, भले कुछ हो ना हो। चलिए गाइज, ये तो हुई अच्छी बातें। अब मैं आपसे आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन जो मेरे बीते थे, बहुत ही बुरा दिन था वो, बहुत ही यादगार बोल लीजिए, और कहीं ना कहीं वो अच्छा भी था, लेकिन बुरा इतना था कि मैं उसको भूल नहीं पाती हूँ। मैं जब भी वो दिन याद आता है मेरी आंखों से आंसू ही निकलते हैं। आपको याद होगा 2021 से 22 में हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ आई थी, सबके ज़िंदगी में, जो सबको हिला के रख दी, और उसका नाम था कोरोना। तो ऐसा था कि मेरा एक ही भाई है, उसकी शादी फिक्स हुई थी 19-20 के अराउंड, 2019-20 के अराउंड। सिर्फ कोविड के कारण, आई थिंक 20 में हुई थी, तो कोविड के कारण उसकी शादी पोस्टपोन होती चली गई, साल 1.5 साल, सिर्फ कोविड के कारण। उसकी सगाई हो गई थी, कोविड के कारण लोग डर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, अभी कुछ दिन मूव कर देते हैं। लेकिन देखिए, शादी ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा दिन पोस्टपोन करना भी ठीक नहीं होता है। 2022 में स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में कम था केसेस, उस टाइम पे फिर हमने फिक्स कर दिया कि इसकी शादी हम अप्रैल में लास्ट तक हम फिक्स कर दें। और एकदम से कोविड बढ़ गया अप्रैल में, 15 तारीख के बाद से। अगर आपको याद हो, अप्रैल में ही बढ़ा था 2022 में। और भाई की शादी की खुशी में हम बहुत शॉपिंग कर रहे थे। इस शॉपिंग के चक्कर में मेरे हस्बैंड को कोविड तो हो गया। उसके बाद जब टेस्ट का था, तो कहीं प्राइवेट में भी टेस्ट नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट में लाइन लगा के, घंटों लाइन लगा के, उनको बस थोड़ी बहुत फीवर चढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि उनको वायरल था उस टाइम पे। हम जैसा एज्यूम करते हैं, बाद से उनको हाई फीवर होता। जैसे घर आए उसके बाद मैं सेवा में लग गई, पूरा क्वारंटाइन कर दिया उनको। हमें पता चला कोविड पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। इतना चिंता हुआ, सच बताओ, मेरे बेटे से 1.5 साल की थी,
और कोविड ने कुछ अच्छा भी किया कि वर्क फ्रॉम होम जॉब भी दे दिया था। उसी तरह 2020 में मैंने ज्वाइन किया वर्क फ्रॉम होम। उससे पहले मैं ऑफिस जाती थी, तो दोनों बच्चे हो गए तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन कोविड ने जॉब दिया मुझे, वर्क फ्रॉम होम मेरा हो गया था। मेरी ऑफिस भी थी, मेरी बेटी 1 साल की थी, मेरा बेटा अभी बड़ा है, लेकिन उस टाइम पे वो भी 5 साल का था। उसको भी खाना मुझे हाथ से खिलाना पड़ता था, वो मेरे बिना नहीं रह पाता था। और मेरी बेटी को मैं क्या बताऊँ, मेरा दिन इतना ख़राब बीता ना उस दौरान। कोई नहीं था हेल्प करने के लिए। मेरी बहन भी यहीं पास में रहती, वो भी शादी में चली गई थी। कोई फ्रेंड्स कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। ऐसा लगता था कि कहाँ जाएं। फिर लास्ट में कुछ एक फ्रेंड्स थे हमारे आसपास जिन्होंने भगवान का रूप लेकर हमारी ज़िंदगी में आए। एक तो हमारे बगल में ही रहता था फ्रेंड, वो तो मुझे बहन ही बोलता था। उसने बोला कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे शहर में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मेदांता, फोर्टिस, इतने बड़े, कहीं बेड नहीं था। आखिर हेल्प भी करे तो वो क्या करे, बेड ही ना मिले, ऑक्सीजन ही ना मिले, तो उनकी क्या गलती। फाइनली मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, जो मेरी सिस्टर के इन लॉज के तरफ से कोई रिलेटिव्स में थे, वो इत्तेफाक से, वो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा अगर हो किसी को बचाने की तो बचा लेते हैं। उन्होंने कहाँ से उनको भेजा मेरी ज़िंदगी में पता नहीं। मेरी बहन ने कांटेक्ट किया उनको, वो दिल्ली में ही रहते हैं और वो मेडिकल डिपार्टमेंट में ही है। तो एक वीआईपी कोटा से उन्होंने एक बेड अरेंज कर दिया हमारे लिए। मेरे हस्बैंड का 4-5 दिनों के बाद तो फीवर वेवर सब ठीक हो गया था। मैंने बहुत बहुत सेवा की उनकी, ऐसा लगा कि वो ठीक हो गए, लेकिन एकदम से खांसी शुरू हो गई। हमें लगा कि 2 दिन और शादी है, हम पहुंच पाएंगे, शादी अटेंड कर पाएंगे, लेकिन उनकी खांसी शुरू हो गई। तो जब खांसी शुरू हो गई तो मुझे डर लग गया कि लंग्स में कहीं वो तो नहीं हो गया, जो कोविड का जो लंग्स वाला प्रॉब्लम चल रहा था, जम जाता था। हमने स्कैन वगैरह जिद करके करवाया। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे ठीक लग रहा, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला नहीं, खांसी हुई है मतलब कुछ बात है। और भगवान की दया से मेरे दिमाग में ये बात आई, अगर हम ध्यान नहीं देते ना तो कुछ भी हो सकता था। फिर हमने सिटी स्कैन कराया, सब कराया, और सच में इनका बहुत घेर चुका था अंदर। और फिर ना कोई बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिले। वहाँ मेरे भाई का शादी का डेट आ गया था, मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। मेरा जो फ्रेंड था उसने बहुत मदद की। कोई लोग छूते नहीं हैं, कोई लोग वैसे दौरान में कोई छू भी नहीं रहा था, लोग भाग जाते थे देख के। उसने पास में पकड़ के वो हॉस्पिटल ले जाता था। मतलब भगवान उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना दे, मेरे दिल से निकलती है दुआ। मैंने लाइट जला दी घर की। तो बताओ, मैं उस दौरान वो जो भैया थे मेडिकल वाले, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बहन अगर तुम्हें जैसे ही उनका ऑक्सीजन डाउन होगा मुझे कॉल करना, मैं जैसे तैसे बेड दिलवा दूँगा। उनकी पहुंच थी अच्छी। तो एक दिन मॉर्निंग में हम गए, उनको चाय दिया। चाय देने के बाद मैं और मेरा जो दोस्त था, हम दोनों, इसके पापा का जो दोस्त था, उसको मैंने बोला कि इनका ऑक्सीजन मापते हैं। अचानक मापा, फिर हम दोनों ने चुपचाप कोने में बात करने लगे कि इनका तो ऑक्सीजन 80 आ गया था। मेरे हस्बैंड देखते ही समझ गए कि मेरा हो चुका है कुछ प्रॉब्लम। अब वो चाय ऐसे उठा के कप साइड में रख दिए, कह रहे हैं कि क्या हो गया। हमने कुछ नहीं है, आप ऐसा करो, पेट के बल सो के सांस ऊपर लेते रहो ताकि ऑक्सीजन आपका लेवल में रहे। वो समझ गए, बोले कितना है मेरा ऑक्सीजन। अब मुझे बहुत तेज़ रोना आ गया। मैंने बोला आप घबराना मत, आप बिल्कुल मत घबराना। उस टाइम पे लोग हार्ट के प्रॉब्लम बहुत हो जाते थे ना डर से। तो बोलता मैं नहीं डर रहा हूँ, तुम बताओ ना कितना। मैंने बोला हाँ इतना है, आप चिंता मत करो, आपको मैं तुरंत अब हॉस्पिटल में एडमिट करवाऊँगी। और कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला। मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया भैया को, वो बोले कि अभी तो बिल्कुल कहीं खाली नहीं है। मेरा तो लगा कि आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और उधर मेरा भाई सहरा नहीं पहन रहा था। वो वही दिन था मेरे भाई के शादी का दिन में ही उनका ऐसा सीरियस हुआ था। वो सहरा नहीं पहन रहा था कि
क्या खबर है। जब तक इनको बेड नहीं मिला तब तक वो शहरा नहीं पहन रहा था। लोग, मेरा भाई भी वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके ऑक्सीजन भेज रहा था। इतनी डुप्लीकेट चीज़ें बिक्री हो रही थी, इतने पैसे खर्च हो रहे थे फालतू की। छोटे छोटे ऑक्सीजन के बोतल थे, ऐसे लगाया ख़त्म हो गया। और यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम घूम लिए, बड़े से बड़े फोर्टिस, मेदांता, जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, कहीं बेड नहीं मिला। लास्ट में भैया ने बोला कि मैं कुछ तो करूँगा। मैंने बोला है तो आप चिंता मत करो बहन। मैंने चलो ठीक है। उन्होंने फिर फ़ोन किया कि तुरंत लेके आ जाओ, मैं एक बेड खाली करवा रहा हूँ, वो वीआईपी कोटा से। वो कहते हैं ना कि मेरे लिए 2 लोग भगवान के रूप में आ गए थे उस दौरान। एक वो मेरा फ्रेंड जो था, इनका फ्रेंड, हम दोनों का ही है। आज से नहीं, हम 10-12 साल से जानते हैं उसे। उसकी भी अपनी फैमिली है, लेकिन वो उस दौरान नहीं थी वहाँ पे, मायके गई हुई थी। और एक वो भैया जो मेरी सिस्टर ने अपने इन लॉज के थ्रू जो भी कांटेक्ट करवाया था मुझे। और इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो वो भी भर जाएगा। और घर से बहुत दूर था वो हॉस्पिटल, लेकिन एक डर भी लगता था कि उस हॉस्पिटल में जाके वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि वो ऐसा समय था ना कि हॉस्पिटल भी सेफ नहीं था, जैसा कि सभी जानते हैं। तो हुआ क्या कि वहाँ गए, उसके बाद लास्ट में वो जो मेरा भाई था, या मतलब फ्रेंड था, वो यहाँ पे पहले हर हॉस्पिटल में पहले चेक किया दोबारा। मतलब मैं पहले यहाँ देखूँगा, क्योंकि दूर तो मेरे पीछे उस टाइम पे कोई नहीं था, मेरी सिस्टर भी नहीं थी, कोई नहीं था, वही थे जो देखना है। और कुछ फ्रेंड्स थे जो वो फ़ोन पे कांटेक्ट करते थे, हेल्प करते थे जितना हो पाता था, आते भी थे। लेकिन सबने बोला कि पहले हम लोकल में देखते, क्योंकि दूर जाना आना भी तो पड़ेगा ना, फिर जाएगा कौन। फिर हमने फिर से दोबारा इन लोगों ने यहाँ देखा, मिला नहीं बेड। फिर लास्ट में फ़ोन किया तो कहे कि नहीं, अब आ जाओ जल्दी, इतने देर के अंदर अगर आप नहीं आओगे तो बेड हमारा फिल हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे मत बोलना। फिर बाद में उसने बोला कि दीदी मैं लेके जा रहा हूँ जीजा जी को, अब भगवान की इच्छा है वो वापस आएंगे ज़रूर, आप चिंता मत करो। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं रहा ना उस टाइम पे। फिर वो गए, लेकिन मेरी तो सांस अटकी हुई थी। वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पे जब हॉस्पिटल से जब उन्होंने वीडियो कॉल किया, तब मुझे राहत मिली रात के टाइम में कि हॉस्पिटल अच्छा है, फ़ोन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, कैमरा दे रहा है, इसका मतलब हॉस्पिटल अच्छा है और ये बच के आ जाएगी। मुझे भरोसा हो गया था। और वहाँ जाते जाते उनका जो ऑक्सीजन लेवल था ना, 70 से भी शायद नीचे हो गया था। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि इनका जो हार्ट है इतना मजबूत था कि सामने से लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इनके बड़े भाई साहब आ गए थे, साथ में थे शायद, उनको सपोर्ट मिला उस चीज़ से बहुत। फिर मेरे छोटे देवर भी आ गए थे बाद में, 2-4 दिन बाद। लेकिन चाहे आपके बीच हजारों लोग हो, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत ना हो ना, तो आप किसी भी रेस में आप जीत नहीं सकते। आपके खुद के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और उनके अंदर वो चीज़ हिम्मत था, तभी वो वैसे माहौल को कितनी लाइटली लिए। और जाते वक्त भी वो बोलते रहे कि तुम मेरे से दूर रहो, बच्चे हैं, कोविड हो जाएगा, मुझसे दूर रहो। लेकिन हम कैसे रहे? हमारा यही था कि रहे तो साथ में, नहीं रहे तो साथ में, क्योंकि किसी के बिना कोई रह नहीं सकता है। हम तो नहीं रह सकते, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे रहूँ। लास्ट में फिर जब एडमिशन हो गया, और वो भैया के थ्रू जो हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, हर एक दिन का अपडेट मिलता था, सब ठीक था, इलाज वगैरह बहुत अच्छे से किया। और वो मैं उस हॉस्पिटल का नाम भी लेना चाहूँगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल वरदान है मेरे लिए। वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, तीरथ राम हॉस्पिटल नाम है उसका, वो न्यू दिल्ली में। और वहाँ तो ऑक्सीजन का ही प्लांट है। वहाँ के स्टाफ इतने अच्छे थे, उस कोविड के टाइम पे भी बहुत केयर करते थे। डॉक्टर का यही मकसद था, मेरे हस्बैंड जैसा बताते हैं कि वहाँ बहुत कम परसेंटेज में लोगों की जान गई। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जिनका था, शुगर पेशेंट या हार्ट, जो भी ओल्ड बीमारियाँ थी उसकी वजह से गई है। अदरवाइज पेशेंट को मतलब एंड तक इलाज करते थे, जब तक वो ठीक नहीं होते थे छुट्टी नहीं देते थे। और भगवान की दया से कहाँ से मुझे इतना अच्छा हॉस्पिटल मिल गया मुझे नहीं पता।
यहाँ मेदांता, फोर्टिस, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मेरे सामने कुछ है, क्योंकि वो हॉस्पिटल मुझे मेरे हस्बैंड को वापस लाने में मेरी मदद की। और जब वो आए तो उनका शरीर जो था बिल्कुल, क्या बताऊँ, हाफ वजन हो गया था, सिर्फ हड्डी था। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में तेल मालिश करके मसल्स करते हैं ना, एकदम वैसे ही 1 महीने पूरे उनके दोनों टाइम मैंने सेवा करी। उसके बाद जाके वो खड़े हुए, देखते बन रहा था उनकी हालत, घर का खाना खाने के लिए तरस मिलता था, अच्छा खाना मिलता था, तो हॉस्पिटल का हॉस्पिटल। बट इतनी दुआएं भगवान का कि भगवान ने वापस दे दिया मेरे सुहाग को। मेरे 2 बच्चे थे, मैं सोचती थी कि मैं कैसे रह पाऊंगी उन लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा था कि आएंगे, लौट के आएंगे। और मैं सच बताऊं, मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी उन लोगों को जिन्होंने मेरे लिए मेरा इतना साथ दिया। चाहे भगवान ने भेजा था, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि भगवान नहीं है, नहीं, भगवान है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा चाहते हैं दिल से, कभी नहीं। गुस्से में कभी कुछ मुंह से बोल भी दिया हो, जो कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अंदर कभी किसी के लिए मलाल नहीं रहा। मेरे से तो ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत सीधे साधे, वो एक उनके बच्चे को भी नहीं देख सकते, होटल में बैठा के खाना खिला देते हैं। इनका इतना अच्छा मन है, तो शायद भगवान ने इनके कर्म का फल इनको दिया है और इनको नई जिंदगी दी थी। चलिए, आज मैंने बहुत ही जिंदगी का बहुत ही मतलब क्या बोलूं, आपसे शेयर किया। मैं नहीं बोल पाती किसी के सामने ये सब बातें, बस एक माँ से ही शेयर करती हूँ। कभी कभी याद आता है तो बस बात करके रो लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बुरे दिनों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बुराई में अच्छाई भी छिपी है। क्यों, मेरे हस्बैंड बच के भी आए, तो मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो दिन बुरा था तो अच्छा कैसे नहीं था। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई ज़रूर होती है, और कोविड तो डेफिनेटली बुरा था तो बहुत अच्छा भी था। तो मैं इस मामले में भी बहुत लकी हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि भगवान मेरा इसी तरह साथ देते रहे। अभी मैं YouTube चैनल पे आई हूँ नई, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ, चैनल में वीडियो बना के। पहले मैं यही बोलती थी कि मैं कैमरा के सामने नहीं आऊँगी, बट मुझे लगता है कि जब से मैं कैमरा में आ गई हूँ तब से इंटरेक्शन बढ़ गया है, दिल का रिश्ता बढ़ गया है आप लोगों से। इतनी बातें तो कोई भी शायद अपने लोगों से ही करता है। भले मेरे चैनल आगे ग्रो करे ना करे, लेकिन इतना तो है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंजॉय करती हूँ वीडियो बना के, और जब मैं खुद अपने वीडियो को देखती हूँ ना तो मुझे हंसी भी आती है। मैं खाली टाइम में फ़नी मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने फ़नी चैनल ही चुना बनाने के लिए। शॉर्ट्स में और ब्लॉग्स में मैं डाल रही हूँ आजकल, मुझे अच्छा लग रहा है बात करने में। और जितने भी आगे वीडियोस अच्छे होंगे मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बस आशा करते हैं सब सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। बहुत लोगों का घर उजड़ा है उन दिनों में, जो वापस नहीं हो सकता है। और मैं वन ऑफ द लकीस्ट वुमेन ऑन दोज डेज कि मेरे हस्बैंड को नई ज़िंदगी मिली। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाया था, घर पे जाके, उनके अपने घर पे जाके। चलिए गाइस, चलिए, ये बातें होती रहेंगी। फिर मिलते हैं और अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। चलिए गाइस, बाय।